नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। डर की राजनीति, संसद की राजनीति, चुनाव की राजनीति, जनता की राजनीति और सड़कों की राजनीति, ये सब अलग अलग होते हैं। और इसमें राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष की कुछ पार्टियों ने एक ही राजनीति को चुना है। चुनावी राजनीति में तो वो फिसड्डी साबित होते हैं। जो भी चुनाव हो, विधानसभा का हो, राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो या फिर विधान परिषद का हो, हर चुनाव में गणित इनके खिलाफ जाता है। लेकिन सड़क की राजनीति थोड़ी बहुत इनकी बची है, क्योंकि इनके पास कुछ पेड कार्यकर्ता बचे हैं। सड़क की राजनीति भी इनसे जनता को जोड़कर नहीं होती है। ये तो पॉलिटिकल वर्कर हैं जिनकी महत्वाकांक्षा है कि क्षेत्र में हम कभी कारपोरेटर बन सकते हैं। अगर हाई कमांड की नजर पड़ गई तो फिर विधानसभा में जा सकते हैं। हो सकता है हम उनके गुट में शामिल हो गए तो आगे की राजनीति भी होगी। और सब जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं के चापलूस मंडली में शामिल हो गए तो राज्यसभा का दरवाजा भी खुल सकता है। इसलिए सड़क की राजनीति में पॉलिटिकल वर्कर जो पेड होते हैं, जो महत्वाकांक्षा रखते हैं राजनीति में आने की, इन लोगों के माध्यम से थोड़े हंगामे किए जाते हैं। और सबसे ज्यादा इन लोगों ने फोकस किया है डर की राजनीति के ऊपर कि डर पैदा करो, लोगों के बीच डर पैदा करो, सरकार के खिलाफ ऐसी बातें करो, देश में ऐसे संकटकालीन परिस्थितियों का जिक्र करो जिसके कारण लोगों के अंदर डर हो और उस डर की राजनीति की वजह से वो हमारा सपोर्ट करेंगे। जैसे मुसलमानों को इन लोगों ने इतने सालों तक डरा कर रखा, 70 साल से ज्यादा समय तक मुसलमानों को केवल डराकर इन लोगों ने वोट लिया है। अखिलेश यादव भी मुसलमानों को डराते हैं कि देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। ये ममता बनर्जी जहां पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, वहां भी वो मुसलमानों को डरा कर रखती हैं कि हम हैं तो तुम सुरक्षित हो, हम गए नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई नहीं कि तुम असुरक्षित हो जाओगे, घर से घसीट कर बाहर ले जाएंगे, बांग्लादेशी मुसलमानों को यहां से भगा दिया जाएगा। ये डर पैदा करके इतने सालों तक मुसलमानों का दोहन करते रहे। वो इस वजह से इनको वोट नहीं देता कि उसे लगता है कि ये हमारे लिए बड़ा काम करते हैं। अगर मुसलमानों के लिए इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा काम किया होता तो आज दलितों से भी खराब स्थिति नहीं होती मुसलमानों की, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है, हर स्टेट में स्थिति ऐसी है। 10% मुस्लिमों को छोड़ दें जो किसी तरीके से ठीक ठाक गुजारा कर लेते हैं, 90% की स्थिति वैसी ही है। पढ़ाई लिखाई किया नहीं और फिर पढ़ने लिखने के अभाव में छोटे मोटे काम करते हुए ये देश के ऊपर बोझ बने रहे और कहते रहे कि नहीं नहीं मुसलमान पिछड़ा है। तो तुम्हारी ही तो सरकारें रही है इतने सालों तक। ये पिछले 12 सालों के दौर को छोड़ दो तो तुमने ही तो सरकार चुनी, सरकार चुनने में तुम्हारी ही तो अहम भूमिका थी। लेकिन फिर भी डर की राजनीति है, मुसलमानों को डरा कर रखो। उसी तरीके से अब देश के दूसरे लोगों को डराने लगे हैं। डराया जा रहा है कि देखो संकट आ गया है, गैस की क्राइसिस है, कभी पाकिस्तान का अटैक है, कभी आतंकवादी हमलों का डर है, कभी कभी इस बात का डर है कि मोदी तानाशाह हो जाएंगे, डेमोक्रेसी खतरे में हो जाएगी, मोदी आप लोगों के अधिकारों को आपसे छीन लेंगे। कभी ये डर दिखाते हैं राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमते हुए कि देखो संविधान खतरे में है, प्रधानमंत्री मोदी अब तो संविधान ही बदल देंगे। ये सारी डर की राजनीति कर रहा है और इसलिए इसी डर की राजनीति को संसद में भी घुसेड़ने की कोशिश की गई। संसद में भी यही डर की राजनीति दिखाने की तैयारी कि देखो स्पीकर हमारे खिलाफ अगर गए हम तुम्हें बाहर कर देंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के खिलाफ, भले ही ये पता हो कि ये पास नहीं हो सकता, ये खारिज हो जाएगा, लेकिन फिर भी डर दिखाना है। चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सामने तुम हमारे खिलाफ काम कर रहे हो, निष्पक्ष हो, कैसे निष्पक्ष हो सकते हो? हमारे साथ आकर काम करो, नहीं तो तुम्हें भी बाहर कर देंगे। उनके खिलाफ भी इंपीचमेंट मोशन लेकर आया, कुछ नहीं हुआ
तो फिर ये डर दिखाने की कोशिश करते रहे कि हम भले ही विपक्ष में बैठे हैं, हमारे पास भी तो कुछ सांसद हैं। कांग्रेस के पास भी 99 सांसद लोकसभा के अंदर हैं, 99 कम थोड़ी होता है, और हम सब मिल जाते हैं तो 200 से ज्यादा संख्या हो जाती है, तो फिर ये हंगामा खड़ा करने के लिए तो काफी है। हम चलने नहीं देंगे संसद को, सत्र नहीं चलने देंगे। लेकिन ये डर की राजनीति कितने समय तक चलेगी? पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने भी सोनिया गांधी को लेटर लिखा है, राहुल गांधी को नहीं, क्योंकि राहुल गांधी से किसी को उम्मीद ही नहीं है कि ये सीधे रास्ते पर आ सकता है। अब इससे कोई उम्मीद नहीं कि ये कुछ सुधर सकता है। इसलिए जो उनके सहयोगी रहे, कभी देवगौड़ा प्रधानमंत्री रहे हैं और उस समय कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया था, सहयोगी पार्टी रही है लंबे समय तक, तो ऐसे में देवगौड़ा ने लेटर लिखा सोनिया गांधी को कि आप देखिए, आपकी सरकारें भी होती थी, हम भी प्रधानमंत्री रहे, हमारी सरकारें भी थी, लेकिन इन सरकारों के समय में विपक्ष में बैठी जो पार्टियां होती थी, आपकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में बैठी है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने समय तक, लंबे समय तक संसद के सत्र को प्रभावित किया जाता रहा, काम होने ही नहीं दिया जाता है। ये प्ले कार्ड लेकर, पोस्टर लेकर, बैनर लेकर चले आते हैं संसद की सीढ़ियों पर, ये चाय की चुस्कियां आपके लाडले लेते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कीजिए, वरना आपका हश्र भी वही होगा जो कई दूसरी पार्टियों का हो गया है अपने अपने स्टेट में। इसलिए राहुल गांधी को सुधारने के लिए देवगौड़ा ने सोनिया गांधी को खत लिखा, लेकिन उस खत का प्रभाव क्या सोनिया गांधी पर पड़ेगा? सोनिया गांधी आजकल पॉलिटिकल कोमा में चली गई हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को आउट कर दिया। आपकी अब नहीं सुनी जाएगी, ना आपके उन लोगों की सुनी जाएगी जो आपके इर्द गिर्द बैठे रहते थे, जिसने इतने सालों तक कांग्रेस को चलाया, उन लोगों की भी नहीं सुनी जाएगी। अब नए लोग आएंगे, और नए कौन हैं? नए वो लोग नहीं हैं जो कांग्रेस में काम करते रहे हैं, नए वो लोग हैं जिसकी पूरी मानसिकता एंटी इंडिया, एंटी सोशल एलिमेंट ये लोग है, वामपंथी गुट का है। ये सीधी साधी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होकर देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने वाली भाषा नहीं जानता। ये तो केवल वही जानता है कि किस तरह से अराजकता का माहौल क्रिएट किया जाए। संसद को विध्वंस कर दो, सारे संवैधानिक संस्थानों को खत्म कर दो, लोगों का भरोसा संवैधानिक संस्थानों पर से उठा दो। लोग केवल वोट के अधिकार को न समझें कि वोट के अधिकार से कुछ नहीं होगा। जुडिशियरी बिकी हुई है, चुनाव आयोग बिका हुआ है, सारे जो सांसद हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, वो आपके लिए काम नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री तानाशाह हैं, और इन सब के अलावा जो पुलिस व्यवस्था है वो आपके लिए काम नहीं करती है। आपको इंसाफ मिल ही नहीं सकता, तो हाथों में बंदूक तलवार उठाकर क्रांति कर दो, यही स्थिति रही है। इसलिए संसद के अंदर जब ये डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश किए तो इनके खिलाफ कार्रवाई होने लगी। राहुल गांधी को बार बार बेइज्जत किया गया, 8 सांसद इनके सस्पेंड कर दिए गए, तब जाके इनके दिमाग में कुछ आया, अक्ल आई कि अगर ऐसे ही सस्पेंड रहेंगे, हमारे खिलाफ ही बात कर रहे हैं कि आपके इशारे पर तो काम किया था, तो कांग्रेस की तरफ से माफी मांगी गई। राहुल गांधी ने माफी मांगी और किरण रिजिजू ने एक रेजोल्यूशन लाया कि इनको, इन 8 सांसदों को फिर से आने की अनुमति दी जाए, इसका सस्पेंशन खत्म कर दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने ऑफिशियल तरीके से रिग्रेट किया है कि अब वैसे स्थितियां पैदा नहीं होगी, ये हंगामा नहीं करेंगे, पोस्टर बैनर लेकर अंदर नहीं जाएंगे, एआई जनरेटेड फोटो लेकर नहीं जाएंगे। ये इन लोगों ने माफी मांगी संसद के अंदर आने के लिए। डर तो एक और है कि राहुल गांधी को अगर मोशन खेलने के चक्कर में इनके खिलाफ सब्सटेंसी मोशन आया, जो आने के तैयारी हो रही है, तो उसके बाद तो इनको और रोना पीटना गिड़गिड़ाना पड़ेगा। ये 8 सांसद कांग्रेस के सीढ़ियों पर बैठकर डफली बजा रहे थे, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, अंदर तो आने की इजाजत नहीं थी, तो माफी तो मांगनी ही थी, क्योंकि हेकड़ी तब तक चलती है जब तक कि आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो। जब कार्रवाई शुरू हो जाती है तो सारी हेकड़ी निकल जाती है। वही हेकड़ी निकली है राहुल गांधी की, इस बात से कि डर पैदा इनके अंदर भी हो गया।
इनको भी लगने लगा कि अब मोदी की सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई करने में कोई चूक नहीं करेगी, अब हमें सुरक्षित नहीं रखेगी। अब ये पॉलिटिकली नहीं बल्कि उनको लगने लगा है कि ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी है कांग्रेसियों की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करो, राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को भ्रमित करो। 5000 से ज्यादा छापे पड़े हैं केवल उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर जमाखोरी करने वाले लोगों के खिलाफ। अलग अलग राज्यों में देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में 23,000 से ज्यादा छापेमारी हुई है। कई गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं इन जमाखोरों के खिलाफ। और ये कौन है? ये वही गैंग का मेंबर है जो कि गैस की किल्लत की बात कर करके देश में अराजकता का माहौल क्रिएट कर रहा था। इसलिए संसद में तो राहुल गांधी का इलाज चल रहा है। अभी स्पीकर एक्शन मोड में है। एक लेटर भी लिखा सारे सांसदों को कि ये रूल रेगुलेशन है, आप इसका पालन करो, अगर नहीं करोगे तो फिर उसके बाद कार्रवाई के लिए तैयार रहो। ये कार्रवाई होगी और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अब आपको बख्शा जाएगा, क्योंकि ओम बिरला ने सोच लिया जब इन सारे लोगों ने मिलकर मुझे हटाने की अंतिम कोशिश कर ली तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। ये संसद के रिकॉर्ड में, इतिहास में नाम दर्ज करवा दिया कि इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, कुछ ही स्पीकर के खिलाफ आया है, तो इसके बाद ये और क्या कर सकता है? ये चप्पल जूता तो चला नहीं सकता। तो इसलिए अब इनके खिलाफ कार्रवाई करते रहो। और यही हस्र हुआ है कि आजकल थोड़े से सन्नाटे में है, शौक में है ये कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इनको बाहर में भी वैसे ही स्थिति पैदा हुई, क्योंकि डर की राजनीति करते करते ये चुनावी राजनीति में पीछे चले गए। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस 1 सीट राज्यसभा की जीत गई, लेकिन 1 सीट जीती है, मुश्किलें कम नहीं हुई है। आपके विधायक बागी हो चुके हैं। 37 विधायक थे, 28 विधायक ही पक्ष में वोट डाले। भले ही वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने लिए जुटा नहीं पाए समर्थन, लेकिन फिर भी एक वोट के इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड प्रेफरेंशियल वोट की गिनती हुई, 1 वोट से आप चुनाव तो जीत गए, राज्यसभा में 1 सीट सुरक्षित कर लिया, लेकिन आपके 9 विधायक आपके खिलाफ चले गए, क्रॉस वोटिंग कर दिया और आप कुछ नहीं कर पा रहे, नाम भी बता नहीं पा रहे। हुड्डा कह रहे हैं नाम तो नहीं बताएंगे लेकिन बदला लेंगे। अब बदला क्या लोगे? क्योंकि ये विधायक मान कर चले हैं कि कुछ और संख्या बढ़ेगी नहीं कि उसके बाद पार्टी तोड़ देंगे, क्योंकि हरियाणा में तुम लोग अपने अपने गुट की राजनीति कर रहे हो। शैलजा, सुरजेवाला, हुड्डा और इनके ऊपर राहुल गांधी का अपना गुट। तो इन गुटबाजियों से ये इतने उब चुके हैं कि अब कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में भी ऐसी स्थिति हुई, चुनाव भी हार गए, विधायक भी हार गए। उड़ीसा में ऐसी स्थिति हुई, चुनाव भी हार गए, विधायक भी हार गए। 14 विधायक हैं उड़ीसा में कांग्रेस के, और लगता नहीं है जो स्थिति पैदा हुई है, 10 से ज्यादा विधायक गायब हैं, अब इनके साथ रहना नहीं चाहते। बीजेडी की हालत उससे भी खराब है कि वहां तो विद्रोह चल रहा है। नवीन पटनायक किसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित बचाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनके तो राज्यसभा सांसद चुनकर आते हैं उनकी पार्टी से, फिर इस्तीफा देते हैं, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आ जाते हैं। ये संख्या उनकी राज्यसभा में इसलिए घट रही है। तो स्थिति कांग्रेस की भी वही है, विपक्ष की भी वही है कि डर की राजनीति करते करते इन लोगों ने जनता और चुनाव की राजनीति करना छोड़ दिया है। तो इसके कारण आगे की जो परेशानियां कांग्रेस की है, चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में, इनके पास कोई आधार नहीं है, एक नेता तक नहीं है जिसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ सके। असम में बिखरी हुई है, ये सारे सर्वे बता रहे हैं 2/3 बहुमत हिमंत बिस्व शर्मा का। उन्होंने तो कहा है कि कांग्रेस टिकट दे रही है, लेकिन उसमें 30 विधायक जो बनकर भी आएंगे वो मेरे होंगे। 30 कैंडिडेट हमने दिए हैं, कांग्रेस का ही है, लेकिन कैंडिडेट वो मेरा है, मेरे कहने के अनुसार काम करेगा। और तमिलनाडु में वही स्थिति है,
इनके नेता इस्तीफा देकर जा रहे हैं। गठबंधन सहयोगी आपस में टीवीके, डीएमके, लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस ने तो सरेंडर कर दिया कि हम तो सबसे कम सीटों पर लड़ते हैं। कहां 66 सीटों पर लड़ते थे, आज 20 और 25 के बीच अटक गए हैं। तो क्या अब 15 सीट दोगे? क्योंकि राज्यसभा की एक सीट दी है स्टालिन ने, तो कांग्रेस को बोला 10-15 सीट 20 सीट जितना लेना है उससे ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा, दूसरी पार्टियों को खुश करना है। एक राज्यसभा सीट 10 विधायकों के समर्थन के बराबर है, 10 विधायकों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको ऐसे एक राज्यसभा सीट नहीं मिलती, क्योंकि आपको लग रहा था कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी राज्यसभा में अगर आंकड़े 2 और घट गए तो ऐसी स्थिति में आपने हमसे रिक्वेस्ट किया, हमने मान लिया, अब हमारा रिक्वेस्ट है, आपको मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ केरल में भी वैसे ही डुलमुल रवैया है। तो ये चुनावी राज्यों में ऐसे ही फिसड्डी हैं। जो जीत कर आए हैं वो विधायक भी गायब नजर आ रहे हैं, उड़ीसा में, उधर हरियाणा में, बिहार में। तो कांग्रेस की जो राजनीति है राहुल गांधी के नेतृत्व में, संसद से लेकर विधानसभा तक हर जगह टूट फूट में व्यस्त कांग्रेस। लगता है कि अमित शाह ने जो बोला था कांग्रेस मुक्त भारत, वो ज्यादा समय तक सच होने के करीब नहीं रहेगा। जल्द ही सच होने वाला है कि राहुल गांधी का नेतृत्व और कांग्रेस धीरे धीरे ऐसे नीचे गिर जाएगी जैसे कि दूसरी मायावती की पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टियां हो, वैसे ही बिखर कर खत्म हो जाएगी। कि इनके इर्द गिर्द भी इसी तरह के कांग्रेस को खत्म करने के लिए राहुल गांधी के इर्द गिर्द वामपंथियों की जमात बनी है। जैसे उन्होंने अपना खात्मा चुनावी राजनीति से कर लिया, वैसे ही कांग्रेस का भी कर ही जाएंगे। और इसलिए कांग्रेस की समस्या जो बड़ी है उसमें आपस में भी नेताओं में जंग छिड़ गई है। अभी देखिए, चुनाव की घोषणा के साथ ही इस्तीफे का दौर शुरू हो गया और आगे हो सकता है कि जैसे जैसे टिकट मिलना शुरू हो और भी इस्तीफे कांग्रेस के अंदर होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।